ये नोट्स चल रहा है, इसकी कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, कुछ हम और डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वन चैप्टर, वी आर ऑन द सेकंड चैप्टर की थर्ड क्लास है। बता दो हम कहां पर हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि एसेट्स होती हैं दो तरह की, एक है नॉन करंट और एक है करंट। नॉन करंट के अंदर आती हैं टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। तो बताइए टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल बताओ, क्या एग्जांपल था? प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, बताइए। मशीनरी। ऑनलाइन में मुझे बताएंगे, ऑनलाइन में। अंजनी, नॉन करंट फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल कोई भी। अंजनी, रिस्पॉन्ड, यस सर। बता जल्दी से। सर लेबर। क्या चीज? सर लेबर। लेबर? अबे लेबर तुम्हारी एसेट्स हो गई? नहीं नहीं सर। मतलब आपके घर में मजदूर आया, उसने मरम्मत करी, प्लास्टर करा, अब आप बोलते तू जाएगा नहीं तो हमारा हो गया। कल को दीवार का प्लास्टर झड़ेगा तो कौन करवाएगा? और बड़ी बात सुनो तुम जरा। मान लो मौली की तबीयत हुई खराब, है ना भाई, मौली मौली की तबीयत खराब हुई और मौली ने डॉक्टर को बुला लिया, क्योंकि ये वहां नहीं जा सकते थे। पापा ने डॉक्टर को बुलाया और जब डॉक्टर जाने लगा तो उसके गले में ना कुत्ते वाला पट्टा पड़का दिया। क्यों? डॉक्टर, हम कल बीमार पड़े तो कैसे इलाज करेंगे? कैसा करते हो तुम? नहीं। और खतरनाक, सुहान यहां से थाईलैंड गया बाय एयर, और वापसी में बोलता एयरक्राफ्ट मेरा है भाई, मैंने टिकट लिया इसका। ऐसा नहीं होता ऐसा, ठीक है? बिल्कुल नहीं करते आप। पड़ोस में शादी महफिल में किसी का बच्चा उठा गोदी में, कुछ कुछ प्यारा बच्चा, बड़ा भी हमारा हो गया। नहीं होता ऐसा, ठीक है? बेटा एसेट्स टेंजिबल, ठीक है अंजनी, डोंट फील एम्बैरेस, मैं मजाक मजाक कर रहा हूं। टच कर सकें, छू सकें, देख सकें, महसूस करें, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। जिन कुर्सियों पर आप बैठे वो फर्नीचर है, वो भी एसेट्स है आपकी, ठीक है? ये एयर कंडीशनर दिख रहा है आपको, ये दीवारें दिख रही है, फर्श दिख रहा है और ये सेटअप दिख रहा है, सब कुछ एसेट्स है। लैपटॉप इज आल्सो एन एसेट्स। लेकिन लैपटॉप के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। वो रेसिपीज होती है, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब क्या होते हैं? और मैंने पिछली बार पेटेंट का एग्जांपल बताया था आपको। फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, ये सब हमारी क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, ठीक है? अच्छा, फिर हमने बोला बिजनेस स्टडीज में अगर हम बोले एसेट्स तो देखिए किसको बोलेंगे उसमें। अगर कोई एसेट्स एक साल के अंदर अंदर आपके पास है उसे बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म। एक साल से 5 साल के बीच में मीडियम टर्म बोलते हैं, और एक साल के 5 साल के बियॉन्ड उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, लायबिलिटी की फॉर्म में बोलते हैं उसको। लेकिन अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं है। सीनियर्स पीछे, सीनियर्स, सीनियर्स, छोटे बच्चों का टाइम है, आराम से, छोटे बच्चे। अच्छा, फिर हमने बोला कि इंटेंजिबल एसेट्स का हमने एग्जांपल लिया था। पेटेंट बोला, कॉपीराइट बोला, फ्रेंचाइजी बोला, ये सब हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। और फिर हमने बोला एक और चीज कि अगर कोई एसेट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल या विद इन 12 मंथ रीसेल करनी है तो उसे करंट एसेट्स बोलते हैं। या उसका पैसा विद इन 12 मंथ आपको मिल जाएगा तो उसे बोलते हैं करंट एसेट्स। और अगर बियॉन्ड 12 मंथ्स या बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल चला जाए तो उसे नॉन करंट बोलते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है उसका मैं एग्जांपल अभी लेके चलूंगा आपको, ठीक है? और अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल ना गिवन हो तो उसे 12 मंथ मानते हैं। चलिए, ईस्ट दिल्ली सुना होगा ना? ईस्ट दिल्ली, दिल्ली तो मालूम है सबको। नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली में एक जगह है सीलमपुर, सुना है किसी ने सीलमपुर? नहीं। जो दिल्ली राइट्स हुए थे ना वहीं से शुरू हुए थे। सीलमपुर एक जगह है, काफी ज्यादा कम्युनल राइट्स वहां पर होते हैं। वहां एक, मैं कभी जब मैं ईस्ट दिल्ली रहा करता था तो मैं अपनी बाइक से जाता था, रास्ते में एक दुकान पड़ती थी, ठीक है? और वो दुकान वाला पता क्या लिखता था अपनी दुकान के आगे? ये लिखता था, दुकान का बोर्ड, क्या क्लासिक बोर्ड है, सीजन के सौदागर। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सौदागर? ट्रेडर। तो क्या बेचता होगा वो दुकान में? इमोशंस, लव, एम्पथी, सिंपथी, क्या बेचता होगा वो? बताओ तो जरा, क्या ऑनलाइन में बताए मुझे जरा, दीति, इशिता या अंजनी। सीजन का सौदागर क्या बेचता होगा? ये सपनों का सौदागर नहीं है, ये सीजन। हाँ क्या बोले? कपड़े। तो कपड़े सीजन में थोड़ी बिकते हैं,
वो तो ऊन के कपड़े सीजन में बिक गए, बाकी कपड़े तो पूरा सीजन बिकता है। फ्रूट्स, अच्छा कुछ भी हो सकता है, गोलगप्पे, चाट, टिक्की, भल्ले, चिकन टंगड़ी। आओ देखिए क्या करता था ये बंदा, बड़ा स्मार्ट था। जब रक्षाबंधन का सीजन आता था राखियां बेचता था, 15 अगस्त के टाइम पे पतंगे बेचता था, गर्मियों में कूलर बेचता था, सर्दियों में जैकेट बेचता था, सीजन के सौदागर नाम रखता था। ठीक है, हुआ ना ट्रूली सीजन का सौदागर, जिस सीजन में जो चीज चलती है वो बेचता था। ठीक है, और चतुर आदमी गर्मियों में क्या करता था, अपने आगे जूस का एक और उसने कॉर्नर बना लिया था, जूस पिलाता था। ठीक है, और जब सर्दियां वर्दियां होती थी तो उसी जूस कॉर्नर को किस में कन्वर्ट कर लेता था, मूंगफली के ठेले में कन्वर्ट करता, मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक वगैरह वो बेचा करता था। ट्रूली सीजन का सौदागर। आइए जरा समझते हैं, जो रक्षाबंधन की राखियां हैं उनका ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा। मैं बताऊं ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं, जरा समझना। आपने क्या किया, रॉ मटेरियल पहले अपने पास इकट्ठा कर दिया, रॉ मटेरियल से क्या करा आपने, उसको प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद आपने क्या किया, मार्केट में जाके उसे बेचा, और बेचने के बाद आपने क्या किया, पैसा कलेक्ट कर लिया, पैसा क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, सेलिंग इट आउट इनटू द मार्केट एंड रियलाइजिंग कैश, इसे कहते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिंग, क्या कहते हैं उसको, ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। रक्षाबंधन की राखियों का ऑपरेटिंग साइकिल कितना बड़ा होता होगा भाई, 2 महीना, 1 महीना। कूलर का ऑपरेटिंग साइकिल कितना बड़ा होता होगा, मई जून में शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर तक खत्म। बरसात में तो कूलर भी ठंडी हवा नहीं भेजता, क्या होती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, कूलर बेकार हो जाते हैं, एसी चलता है। ठीक है, अच्छा, वुलन गारमेंट्स, जैकेट का सीजन कब शुरू होता होगा भाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, फरवरी तक खत्म। फिर क्या होता है, एंड ऑफ सीजन सेल, और कुछ दुकानदार क्या करते हैं, एंड ऑफ रीजन सेल भी लगाते हैं, होता है ऐसा। तो आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल वुलन गारमेंट का अलग है, 15 अगस्त की पतंगों का ऑपरेटिंग साइकिल अलग है, रक्षाबंधन की राखियों का ऑपरेटिंग साइकिल अलग है, सबका ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग होता है। किसी का 2 महीने, किसी का 5 महीने, किसी का 12 महीने। अच्छा, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का होता होगा, स्टील मैन्युफैक्चरिंग बताइए कोई मुझे, 1 साल से ज्यादा। पहले आयरन ओर आता है, फिर लोहा बनता है, फिर गार्डर्स बनते हैं, सरिया बनता है, फिर वो बिकने के लिए जाता है, इट टेक्स टाइम। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से भी ज्यादा होता है। अच्छा सुनो, किसी ने नाम सुना है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फेल। यस सर, एमएनसी वो नहीं नहीं, ये पब्लिक पब्लिक कंपनी। सेक्टर कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये बहुत बड़े बड़े जनरेटर सेट बनाते हैं। इन्होंने पता क्या करा कुछ दिन अभी पिछले 2 साल पहले, मलेशिया को इतना बड़ा जनरेटर सेट, मतलब समझ लो इस रूम से भी बड़ा जनरेटर सेट है, मतलब जो पूरे टाउन की बिजली सप्लाई करता था, इतना बड़ा जनरेटर सेट, करीब करीब 230 करोड़ रुपीज का, वो बना के मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट किया। भाई उसका ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। सबमरीन देखिए आपने, सबमरीन, एक सबमरीन को बनने में कितना टाइम लगता है, बहुत ज्यादा, उसका ऑपरेटिंग साइकिल, कब वो बनेगी, फिर बन के तैयार होगी, फिर वो बिकेगी, फिर पैसा रियलाइज होगा। सो ऑपरेटिंग साइकिल डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। इसी तरह से कोई एसेट्स करंट है या नॉन करंट है, वो उस कंपनी के प्रोडक्ट की नेचर पर डिपेंड करता है। गॉट इट। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कशन में लेके चलते हैं। अब एक मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, जो जनरली क्या होता है, जब 12th के स्टूडेंट से भी मैं पूछता हूँ ना तो उनको भी गड़बड़ लगती है, लेकिन होपफुली आप समझ पाएंगे। अपने नोट्स खोल लीजिए फटाफट से जरा, और कौन से पेज पे चलेंगे जरा मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है वो, एसेट्स का वाला पार्ट उठाइए जरा। चलिए, पेज नंबर पेज नंबर 4 दिख रहा है, पेज नंबर 4, और उस पर क्या लिखा हुआ है, फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स, ये शब्द आया है। फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स, ये शब्द आया है। अब इसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है, मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं भी बताऊंगा, देखो आइए जरा समझते हैं
फिक्टिशियस बोलो क्या होता है? आप बताओ, तो कोई बात नहीं, आप बताओ, कोई बात नहीं, क्या होता होगा फिक्टिशियस, क्या होता होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होते। कोई और बताएगा ऑनलाइन में? इशिता, दिति या अंजनी, सोहान, थोड़ा बहुत आइडिया फिक्टिशियस? गलत। पर बाकी लोग, चलो मैं बताता हूँ, देखो। क्या आपको मालूम है बैलेंस शीट किसे कहते हैं? नहीं? Yes, sir. चलो। हाँ, कुछ लोगों को मालूम है, इनको नहीं मालूम है, मैं बताता हूँ, देखो किसे कहते हैं। क्योंकि आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट जिसकी एक साइड शो होती है एसेट्स और एक साइड शो होती है क्या, लायबिलिटीज। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एसेट्स और लायबिलिटीज? नए बच्चे जो आए, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स ओवर विच वी हैव अ लीगल राइट, जिसके हम मालिक होते हैं, एसेट्स कहते हैं। ठीक है। लायबिलिटी हमारे फ्यूचर के पेमेंट ऑब्लिगेशंस, उसे लायबिलिटी कहते हैं। और एक और टर्म होती है कैपिटल, मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ठीक है। कैपिटल क्या हुई? मालिक ने जो पैसा लगाया। लायबिलिटी क्या हुई? जो बाहर से पैसा ले लिया। ओनर ने लगाया 5 लाख, बाहर से लिया 4 लाख, टोटल कितना हुआ? 9 लाख। वो आपका या पड़ोसी का? हमारा। एसेट्स। तो आपका फॉर्मूला बनता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लासेस में बताया था। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग नए आए हैं, तो मैं बस इंतजार ही कर रहा था। आई थिंक ऑलमोस्ट बैच साइज डन। तो प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में आप मेरे साथ क्लास के बाद बैठ सकते हैं और जो जितना भी बैकलॉग हुआ ना उसको पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है। चलो, जरा देखना, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऐसे करके, थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है लेकिन शायद समझ पाए आप। यहां मेरे पास है कैश, दिस इज 10 लाख। ये एसेट्स होती है, ये रुपीज में अमाउंट, ये रुपीज में लायबिलिटीज। देयर इज नो नीड टू राइट इट, आप सिर्फ समझना इसको। भाई कैश मेरे लिए एसेट्स होगी ना। आपकी जेब में कुछ पैसा है, तो वो आपका है या पड़ोसन का है? मेरा, तो इट इज योर एसेट। उसकी जेब में उसका एसेट्स, आपकी जेब में आपकी एसेट्स। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, लैंड 5 लाख का। लैंड कितने का है? 5 लाख का। अब अगर हमारी फर्म के पास 5 लाख रुपए का लैंड है, तो हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है। हमारा लैंड हमारे लिए एसेट्स है। इसी तरह से आपके पास क्या है? बिल्डिंग है। ठीक है, सपोज 10 लाख की बिल्डिंग है आपके पास, तो उसका मालिक कौन? किसकी बिल्डिंग? हमारी बिल्डिंग, हमारे लिए एसेट्स हो गई। इसी तरह से आपके पास है स्टॉक, कितने का? 5 लाख का। स्टॉक क्या होता है? गुड्स विच यू परचेज फॉर रीसेल। जैसे मान लो आपका गारमेंट का बिजनेस है, तो आपने पैंट, कमीजें, शर्ट, टी शर्ट सब इकट्ठी करके रख रखी है 20 लाख रुपए की। दैट इज योर स्टॉक। स्टॉक इज फॉर रीसेल। अच्छा, क्या आप लैंड, बिल्डिंग को भी रीसेल करेंगे क्या? जमीन है, No, उस sir. पर बिल्डिंग है, उस पर आपका शोरूम बना हुआ है, तो आप कपड़ा बेचोगे ना, शोरूम थोड़ी बेचोगे। सो दैट इज योर एसेट। कैश आपके पास रहता है। ओके अंजनी, दैट्स फाइन। 10, 20, 30 लाख रुपीज आपके पास है, ये दिस इज 30 लाख। इस तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट की एक खास बात होती है कि इसकी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों बराबर होती है। नाउ हियर आई हैव कैपिटल 20 लाख रुपए का, दैट्स फाइन। अच्छा जी, फिर मेरे पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मेरे पास है 8 लाख रुपीज के। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हमने सामान उधार खरीदा और पैसा देना उनका, 8 लाख। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैंने बोल दिया लोन, कितने का? 2 लाख रुपए का। भाई लोन लिया तो वापस भी करना पड़ेगा, ये भी लायबिलिटी हमारे पास हुई। तो दोनों साइड का टोटल कितना हो गया बेटा? 30 लाख रुपीज हो गया। दैट्स फाइन। चलो, आओ जरा सीखते हैं एक चीज। ये 5 लाख रुपए का स्टॉक था, इसमें से 4 लाख का स्टॉक आपने 6 लाख रुपीज में बेच दिया। समझ रहे हैं? 4 लाख रुपए का स्टॉक आपने कितने में बेच दिया? 6 लाख में बेच दिया। अंजनी, प्रॉफिट या लॉस? 4 लाख का स्टॉक 6 लाख में बेच दिया। अंजनी बताइए, Profit, sir. प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? Profit. प्रॉफिट। आप बताइए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। भाई आपके पास एक आईफोन था, जो आपने 70,000 का खरीदा, और कोई सामने वाला बड़ा डेस्परेट है, बेच दे बेच दे बेच दे। हमने कहा
हमने कहा 1 लाख रुपया। उसने कहा लाओ देते हैं। एक मजेदार चीज बताता हूँ। अक्षय कुमार को जानते हैं आप? अक्षय कुमार को? Yes, sir. हाँ। एक बार एक साउथ इंडियन फिल्म का प्रोड्यूसर अक्षय कुमार के पास आया। उस समय ना अक्षय कुमार जो था ना, करीब करीब एक फिल्म के 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लिया करता था। ठीक है। साउथ का एक्टर आया, मतलब प्रोड्यूसर आया, हम आपको फिल्म में लेंगे लेंगे लेंगे। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं आना नहीं आना नहीं आना। ठीक है। उसने बोला आप जो फीस मांगो हम देंगे। अक्षय कुमार बोला 15 करोड़। आई देगा देगा देगा, 15 करोड़ में साइन कर लिया अक्षय कुमार को। कहाँ 1 करोड़ रुपए फीस लेता था, और कहां पर कितने में, 15 करोड़ में उसे साइन कर लिया। और तब से अक्षय कुमार के रेट ही हाई हो गए। अब कोई प्रोड्यूसर उसे 15 करोड़ दे रहा है, तो मार्केट में तो बाकी भी तो नहीं देंगे ना फिर। एंड अक्षय कुमार सबसे ज्यादा, अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा उसने प्राइस चार्ज करना शुरू कर दिया था। तो क्या होता है, हमने 5 लाख में से 4 लाख का स्टॉक 6 लाख में बेच दिया, और वो भी कैश में बेचा। बताओ कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, बताओ भी कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। ये Sir, 5 लाख, stock पे 5 लाख माइनस सेल 4 लाख हो जाएगा। योर स्टॉक विल बी ऑफ yes, कितने sir. का, 1 लाख का। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है जी, किसी को डाउट तो नहीं है? जो छह No. लाख आएंगे वो कहाँ जुड़ेंगे? कैश में। Capital. नहीं बेटे, कैश में, कैश में प्लस सेल बोल के कितना, 6 लाख जुड़ेगा, कैपिटल में नहीं जुड़ेगा अभी। दिस विल बी 16 लाख। एवरीबडी इज ओके। डबल एंट्री का इफेक्ट है ना भाई, एक चीज जाएगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। एवरीबडी इज ओके Sir, विद। पर प्रॉफिट और लॉस तो अरे कैपिटल बेटा, वाले उसमें रिकॉर्ड वो भी होगा। आऊंगा, वो भी आऊंगा, अभी आऊंगा। पहले यहाँ हिसाब देखो। नाउ व्हाट इज दिस टोटल? 16, 21, 31 और कितना हो गया, 32। ठीक है। अब मुझे बताइए, बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो किसको मिलेगा? लोन वाले को मिलेगा, क्रेडिटर को मिलेगा, या ओनर को मिलेगा? और ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है? कैपिटल। तो आपका 20 लाख यहां लिखा जाएगा, और प्लस क्या लिखा जाएगा, प्रॉफिट 2 लाख। नाउ व्हाट विल बी योर कैपिटल? 22 लाख। व्हाट विल बी दिस वैल्यू? 32 लाख। दिस इज डबल एंट्री सिस्टम। थोड़ा, हाँ, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। हु इज टेकिंग रिस्क हियर इन दिस बिजनेस? ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है? कैपिटल। तो किसको मिलेगा? क्रेडिटर को थोड़ी देंगे, आओ क्रेडिटर प्रॉफिट ले जाओ, बिल्कुल नहीं। ओनर को मिलेगा। ओनर को क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल। ओनर को मिलेगा। इफेक्ट बराबर हो गया अंजनी, दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। Yes, sir. Number हाँ six. या ना? Yes, यही sir. तो बोल रही थी ना, क्लियर है? तो अगर मुझे प्रॉफिट होगा, तो अगर मैं बोलूं प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट एक्चुअली में किस फॉर्म में है? कैश ही फॉर्म में है। यहां मैं जो जोड़ रहा हूं, इट इज मेयरली अ बैलेंसिंग इफेक्ट, क्योंकि मुझे एसेट्स और लायबिलिटी दोनों बराबर रखनी है। एक्चुअल सेंस में प्रॉफिट जो है वो कहाँ है? वो तो कैश ही फॉर्म में है ना। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? एसेट्स और लायबिलिटी बराबर आ गई। सब समझे इस चीज को? आप समझिए बेटा। थोड़ा टेक्निकल हो रही है चीजें, क्योंकि हम लोग थोड़ा पढ़ाई कर चुके हैं आगे, बट सम आई एम ट्राइंग टू, आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, क्या हमेशा प्रॉफिट होगा? कभी लॉस भी हो सकता है। आपने 4 लाख की चीज 2 लाख में बेची, तो क्या होगा बताइए? सेल में कितना लिखेंगे आप? 2 लाख। आपका Yes. कैश में कितना जोड़ेगा? 2 लाख। Yeah. 12 लाख हो गया। नाउ व्हाट इज द टोटल? 12, 17, 27, 28। व्हाट इज योर टोटल? 28। 28 lakh. एग्रीड? अब मुझे बताइए कि प्रॉफिट अगर मालिक को मिलेगा, लॉस कौन बेयर करेगा? ओनर। Owner. ओनर की कैपिटल में से कितना माइनस करूंगा मैं? आप 2 लाख, बजाय 2 प्रॉफिट lakh. करने के यहां लिख दूंगा मैं क्या? लॉस। कितने का? 2 लाख का। नाउ व्हाट विल बी दिस वैल्यू? 18 लाख। व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ? कितना? 28 लाख। तो प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट समझ में आया? अच्छा, अब एक बेसिक चीज, लेफ्ट हैंड साइड की किसी आइटम को, नींद आ रही है बेटा तुम्हें? पानी पियो जाके। नींद आ रही है? सपने सुहाने लड़कपन के छाए हैं आंखों में बाहर बन के। शाबाश। देखिए, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की किसी चीज को उठाकर राइट हैंड साइड पे ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस।
ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव, इसको मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अरे भाई, आपने पढ़ा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्लस बी एक्स इज इक्वल टू कितना, -c, यही तो करते थे। तो यही हिसाब है, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी इस, और इन दोनों का नेचर अपोजिट है। तो अगर यहाँ ये फिगर माइनस है, इसको यहां से हटा दूं और मैं यहां डाल दूं, 28 लाख मेरा यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, लॉस। और लॉस नहीं लिखते, इसके लिए हम शब्द लगा, यहां से हटा दिया हमने इसे, और यहां बोल दिया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस कितने का, 2 लाख का। अब मेरा इफेक्ट क्या आया, दिस इज 20 लाख, देयर इज नो चेंज इन दिस, बोलिए, इज देयर एनी चेंज इन दिस। और इसका टोटल करो कितना आया, कितना आया ये, 30 लाख, और ये भी कितना आया, 30 लाख आया, 30 लाख, दोनों हिसाब बराबर हो गया। अब मुझे बताइए, क्या ये एसेट है, लेकिन फिर भी एसेट्स में दिख रही है, क्या ये नॉन करंट एसेट्स है, क्या ये करंट एसेट्स है, नहीं, इसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। कैसी एसेट्स है ये, फिक्टिशियस एसेट्स, नकली एसेट है ये। क्यों दिखाई हमने एसेट साइड में, बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स। तो डेफिनेशन क्या होती है आपकी, फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स which are shown in balance sheet asset side because of some accounting adjustments, और they are generally what, they are the losses जिन्हें आपने कैपिटल से माइनस नहीं किया था, ये कहलाती है फिक्टिशियस एसेट्स। नोट्स देखें क्या लिखता है, देखिए जरा नोट्स में क्या लिखा है, पढ़िए जरा, हाँ पढ़िए जरा क्या लिखा है, देखिए। कोई भी ऑनलाइन का बच्चा अगर पढ़ के सुना देगा मुझे क्या लिखा है फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में, एनीवन, दिति या फिर कोई भी और, या Assets फिर came into existence due to accounting adjustments. आगे। Fictitious assets are those assets which are neither tangible assets nor intangible assets. तो ना तो ये टेंजिबल है ना इंटेंजिबल है ये, आगे क्या लिखा है, They are losses not written off in the year in which they are incurred, but in more than one accounting period. तो ये वो लॉसेस थे, लॉस था ना भाई हमारे लिए। इस लॉस को अगर हमने कैपिटल से माइनस कर दिया तो मतलब हमने मालिक को बराबर कर दिया, हमने उसे राइट ऑफ कर दिया। लेकिन अगर हम लॉस को माइनस नहीं करते हैं तो हमने इस तरफ कर दिया, तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है, फिक्टिशियस एसेट्स बन जाती है। गॉट इट। तो फिक्टिशियस एसेट्स आर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, बट दे आर मेयरली लॉसेस जिन्हें हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में अपने राइट ऑफ नहीं किया था, उन्हें दिखाते हैं। ये वो कंसेप्ट है जो 12th के सीनियर्स को भी ऐसे निकलता है ऊपर से, ठीक है, और बहुत सारे टीचर्स भी नहीं समझा पाते हैं इसको। 50, आप समझ पा रहे हैं। तो हम जब बोलते हैं ना प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ता है, भाई प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ने से पहले कैश ही फॉर्म में दिखता है, उधर तो सिर्फ बैलेंसिंग इफेक्ट जाता है। बोलिए, नहीं, अरे सुन सुन सुन, बिल्कुल सही बात है, सुनो सुनो। अब मुझे बताओ, तुम तो अकाउंटेंसी पढ़ रही हो और तुम्हें समझ में आ गया ये क्या है, लॉस है। एक आम आदमी, क्या वो इतनी टेक्निकल चीज समझ पाएगा ये क्या है, उसे लगेगा होगी कोई एसेट्स। आज से पहले कि अगर मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस लिख देता तो आपको भी क्या लगता, होगा कोई एसेट, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं। एंड दिस इज टोटली एक्सेप्टेबल इन लॉ। कंपनीज एक्ट 2013 प्योरली बोलता है अगर आपके लॉसेस बहुत बड़े हैं तो आप क्या करिए, उसे धीरे धीरे करके राइट ऑफ करिए और अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं आप। इट इज एक्सेप्टेबल बाय लॉ। है जी, नहीं बेटा, टैक्सेस तो प्रॉफिट में बनती है, तो लॉस था। हाँ, तो एसेट्स में हम दिखा रहे हैं क्योंकि हमें लायबिलिटी में कैपिटल कम नहीं करनी है। आप कैपिटल देखो, अगर मैं इसको यहां माइनस करता तो मेरी कैपिटल 18,000 की 18 लाख की हो जाती ना, और कैपिटल कम होगी तो कोई भी मेरी बैलेंस शीट देखे कहता तुम तो डाउन आ रहे हो, तो नहीं दिखाता मैं कैपिटल कम। और मैं स्मार्टली क्या करता हूं, उसे उस तरफ दिखा देता हूं। एंड इट इज परमिसिबल बाय कंपनीज एक्ट, कानून के हिसाब से परमिशन है। जब आपके लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएं तो आप धीरे धीरे करके उनको राइट ऑफ करो।
हाँ, उस साइड शो कर देते हैं। और सुनो, मतलब वही है, मतलब वही है क्या, कि ये एक्चुअली यहां से माइनस होना था, यहां से माइनस ना होके इस तरफ दिखा दिया, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ क्या, एसेट। इसे बोलते हैं फिक्टिशियस। इसलिए तो शब्द क्या है, क्या होता है फिक्टिशियस, विच डोंट एग्जिस्ट। क्या ये एसेट एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। जब मैं अपना बिजनेस बेचूंगा तो क्या करूंगा पता है, कैपिटल माइनस ये करूंगा, माइनस ये करूंगा। सामने वाले से थोड़ी बोलेंगे मेरा लॉस है 2 लाख का, चल इसके भी पैसे दे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। तो जब मैं अपनी एसेट्स, टोटल एसेट्स लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, ये मेरी टोटल एसेट्स, तो क्या करूंगा, 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ूंगा और इसको उससे माइनस कर दूंगा, तब अपने बिजनेस की वैल्यू लगाऊंगा। तो इट इज मेरली एन आई वॉश, जिसे यहां दिखाया जाता है। ठीक है, क्या लास्ट क्लास में हमने कंटीजेंट लायबिलिटी पढ़ लिया था? ठीक है, सो इज दैट ओके? तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे रटना नहीं है आपको। अच्छा, इसमें और एग्जांपल्स भी हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, डिस्काउंट और लॉस। ये जब मैं आपको थोड़ा आगे चल के एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में बताऊंगा, तब मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। इज इट फाइन? तो चलिए, तो हमने एसेट्स की कैटेगरीज ले ली, और इसके आगे काफी बड़ा नोट दे रखा है, अंडरस्टैंडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। लेकिन मैं क्या करूंगा, जब मैं एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन करूंगा तब मैं दोबारा से इस पे आऊंगा, इसलिए मैं अभी इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो हमने पढ़ा एसेट्स, नॉन करंट, करंट। नॉन करंट में फिक्स होती है, जो कि टेंजिबल इंटेंजिबल होती है, और करंट एसेट्स होती हैं, और क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स भी होती हैं। अच्छा, एक और टाइप की एसेट्स भी होती है, जो शायद मैंने नोट्स में नहीं लिखी होगी, या लिखी होगी तो बाद में लिखी होगी। पता क्या होती है वो? वेस्टिंग एसेट्स। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर वेस्टिंग एसेट्स? डोंट सर्च गूगल और चैट जीपीटी। आप मुझे क्या बताएंगे, बताएंगे कि वेस्टिंग एसेट्स क्या होती होंगी? कोई भी आइडिया दीजिए मुझे। जिन एसेट, हर एसेट्स की वैल्यू गिरती है भाई। तुमने बिल्डिंग खरीद ली, अच्छा मान लो तुमने एक फ्लैट खरीदा, ठीक है, जनरली मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जब वो डिप्रिशिएट होता है, वियर एंड टियर होता है, तो वैल्यू कम हो जाती है ना उसकी। आप बिल्डिंग खरीद लो, उसमें रह लो। अच्छा, आपने कार खरीद ली, दैट इज योर एसेट्स। आपने 40 लाख की कार खरीदी, 3 साल चलाओगे तो 40 लाख ही मिलेंगे आपको, क्या कम होगी ना? वैल्यू तो डिप्रिशिएट होती है हमेशा। व्हाट आर वेस्टिंग एसेट्स? नहीं, जैसे क्या? नहीं, वो देख, एवरी एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज सब्जेक्ट टू डिप्रिशिएशन। वेस्टिंग एसेट्स कोई बताएगा? अंजनी, दीति, नीमा, सॉरी दीति और इशिता, अंजनी, कोई वेस्टिंग एसेट्स? दुबई सुना है? दुबई, दुबई शॉपिंग पैराडाइज ऑफ द वर्ल्ड। दुबई के शेख ने तेल के कुएं से तेल बेच बेच कर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाया। पर क्या तेल के कुएं एटर्नल हैं? कभी खाली नहीं होंगे? बताओ बेटा, होंगे खाली क्या? ऑयल वेल कभी खाली, कभी तो खाली होंगे। जब खाली होंगे तो दुबई का क्या होगा? दुबई के शेख ने उसको शॉपिंग डेस्टिनेशन बना दिया। अब चाहे तेल रहे ना रहे, की इकोनॉमी चलेगी। ठीक है, कोल माइन, कितना कोयला निकलेगा? बिल्कुल पाताल पहुंच जाओगे, या केजीएफ फिल्म की तरह आगे बढ़ते जाओगे। कोल माइन से कितना कोयला, देयर इज अ लिमिट और नॉट? गोल्ड माइन की कोई लिमिट है? नहीं है। ठीक है, कॉपर माइन, लिमिट है ना कोई। सो बेटा, वो एसेट्स जो यूज करने से, एक्सकेवेशन करने से, एक्सप्लोर करने से, डिगिंग करने से धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, वेस्टिंग एसेट्स। इनमें क्या शामिल होता है, इनमें क्या शामिल होता है, जाइए जरा नहीं। ऑयल वेल्स, तेल के कुएं। और क्या होता है? गैस रिजर्वेयर्स, गैस रिजर्वेयर्स। और क्या होगा बताइए? हाँ, माइंस। तो मुझे समझ नहीं आया। हाँ, बता रहा हूं तुम्हें मैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तेल के कुएं से कितना तेल निकलेगा भाई? सारी उम्र निकलेगा, अनलिमिटेड निकलेगा, कभी सूखते नहीं है। खत्म। ऑयल रिजर्व था, क्रूड ऑयल था, जितना निकालना था निकाले, उसके बाद खाली हो जाते हैं। माइन से कितना कोयला निकलेगा?
निकलेगा, उसके बाद माइन खाली हो जाती है। आपने हॉलीवुड मूवी देखा होगा ना, अबंडेंट माइल्स होती हैं, माइंस होती हैं। अरे एक स्ट्रेंजर थिंग आया था ना सीरियल, उसमें एक एपिसोड में वो माइन के अंदर चले जाते हैं, वो बंद माइन थी, वैसा करके था। इसी तरह से आपके गैस रिजर्वेस होते हैं। गैस रिजर्व होता है ना, जहां से गैस की सप्लाई होती है। कितना गैस होगा भाई, कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। इन एसेट्स को क्या कहते हैं हम लोग, वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। ठीक है, इसे रोके, अब समझ में आई बात या नहीं आई इशिता? Yes. अच्छा, एक और मजेदार चीज देखिए जरा, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। अगर आपके पास लिखा है टेंजिबल एसेट्स, क्या लिखा है, टेंजिबल एसेट्स, अगर आपके पास है टेंजिबल एसेट्स, अगर टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज हुआ तो क्या नाम देंगे उसको, जानते हैं? अभी अभी नोट्स में नहीं देखना। टेंजिबल एसेट्स जो होती है ना, अगर उसकी वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होती है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन। अगर क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन। अगर इंटेंजिबल एसेट्स है, एसेट्स, इसकी वैल्यू में कमी आती है, इसको क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, अमोर्टाइजेशन। ये टेक्निकल टर्म्स है, सिमिलर टर्म है। देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी टेंजिबल एसेट्स, डेप्रिसिएशन। कार, बिल्डिंग, मशीनरी, इनकी वैल्यू में कमी हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट लैंड, क्या लैंड डेप्रिशिएट होता है? हाँ, क्या नाम है आपका? धनिष्ठा ने ग्रेटर नोएडा में एक 2000 गज का प्लॉट खरीदा, 4 साल बाद जाती है, देखते हो वहां बहुत बड़ा गड्ढा है। कैन लैंड डेप्रिशिएट, बताओ? सर बट और उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो वैल्यू सकती नहीं है। बोला मैंने, वैल्यू नहीं बोला मैंने, मैंने बोला क्या लैंड, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो जाएगा, मेंटेनेंस नहीं करोगे। आपकी कार डेप्रिशिएट हो जाएगी, मेंटेनेंस नहीं करोगे। लैंड का मेंटेनेंस करो ना करो, क्या वो डेप्रिशिएट हो जाएगा? कभी नहीं, लैंड पे डेप्रिशिएशन लगता ही नहीं है। अर्थक्वेक आ जाए, अच्छा सुनो, धनिष्ठा के प्लॉट पे आग लग गई, पता चला वहां राख राख बची है, ऐसा होता है क्या? बिल्डिंग जल जाती है, जमीन थोड़ी जलती है भाई। वो वैल्यू में कम होना, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट इन ओरिजिनल सेंस, कार कैन डेप्रिशिएट, फर्नीचर कैन डेप्रिशिएट, दिस एयर कंडीशनर कैन डेप्रिशिएट, बट कैन लैंड डेप्रिशिएट? क्या लैंड का वियर एंड टेयर होता है? नहीं, जब तक लैंड स्लाइड ना हो, पहाड़ों वाला, वो बात अलग है। हाँ जी, बट फैक्टर्स भी होते हैं, डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन वैल्यू, वियर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, न्यू टेक्नोलॉजी। लगती है लैंड पे कुछ? कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, क्या आपका लैंड डेप्रिशिएट होगा? वियर एंड टेयर, मिट्टी खोद के ले जाए, कुछ भी खोद के ले जाए, तो क्या आपका लैंड डेप्रिशिएट होगा? नहीं होगा। पैसेज ऑफ टाइम, 200 साल हो गए जमीन को पड़े पड़े, डेप्रिशिएट हो गई, पता चला गायब हो गई जमीन। तो जो डेप्रिशिएशन के फैक्टर होते हैं वो लैंड पे नहीं लगते हैं, बाकी सब जगह पे लगते हैं। सो टेंजिबल एसेट्स होगी तो क्या होगा, डेप्रिशिएट होगी। इनटेंजिबल एसेट्स होगा तो क्या अकाउंटिंग टर्म यूज करेंगे उसके लिए, अमोर्टाइजेशन यूज करेंगे। और अगर वेस्टिंग एसेट्स है तो उसके लिए हम यूज करेंगे टर्म डिप्लीशन। क्या यूज करेंगे, डिप्लीशन। मतलब डिप्लीट हो गए नेचुरल रिसोर्सेस। तो तीनों सिमिलर टर्म है, लेकिन कंटेक्स अलग अलग है। ये टेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिशिएशन, इंटेंजिबल के लिए क्या, अमोर्टाइजेशन, और वेस्टिंग एसेट्स के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, डिप्लीशन बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका का केप टाउन एक शहर है जहां पर खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग होती है, नहीं होता? वो रोहित शेट्टी खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग करता है केप टाउन में, साउथ अफ्रीका। नहीं देखे तुमने खतरों के खिलाड़ी? एक इंडियन वर्जन है टीवी का, जिसमें अलग अलग एक्टर, टीवी एक्टर बुलाए जाते हैं और अलग अलग टास्क करते हैं, खतरनाक खतरनाक। देखना गूगल पे जाके, पता चलेगा आपको। ठीक है, वहां जो ग्राउंड लेवल है वाटर का वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो उन्होंने अपना पानी खत्म कर दिया, डिप्लीट हो गया वो। दे स्ट्रगलिंग अ लॉट, बारिश के पानी पे उनकी जिंदगी टिकी रहती है, ऐसा करके। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक साइड इफेक्ट है ये।
ठीक है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, हम इसकी बात कर रहे थे। तो आपने क्या सीखा? डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी टेंजिबल एसेट्स। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी आ गई। अच्छा, जरा मैं एक एग्जांपल बताऊं। मान लिया जाए अ, मान लिया जाए यश यश की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इसने एक मेडिसिन का इन्वेंट कर दिया और इसको पेटेंट मिल गया। इसको पेटेंट मिला 2023 में। ठीक है, कितने साल के लिए? 100 ईयर्स के लिए। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, बताया था शायद, कि मेडिसिन जो हैं दुनिया में 2022, 23, 24, 21 में सस्ती होने वाली है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि जितनी भी मेडिसिन का इन्वेंशन हुआ था वो 1920, 21, 22 में हुआ था, और यूएस में और हर जगह पे 100 ईयर के लिए पेटेंट मिलता है। तो अगर 1921 में पेटेंट मिला तो कितने साल तक पेटेंट चला? 2021 तक चला। उसके बाद क्या हुआ? एनीबडी कैन प्रोड्यूस देम, एनीबडी कैन मैन्युफैक्चर देम, तो सस्ती हो जाएंगी। गॉट इट? तो यश ने कोई चीज इन्वेंट करी, 100 साल का पेटेंट मिल गया उसको। कब तक के लिए? 2123 तक के लिए। ठीक है। अब अगर मान लो 2122 चल रहा है, तो क्या इसके पेटेंट के लिए कोई पैसा देगा इसे? देगा? क्योंकि पेटेंट खत्म होने में 1 साल की बात है। तो लोग सोचेंगे यार 1 साल रुक जाते हैं, फिर फ्री में मिल जाएगा हमें। बोलो। लेकिन अगर 2124 में कोई इससे पेटेंट खरीदेगा तो इसको पैसा देगा ना? नहीं। पेटेंट का मतलब समझी? नहीं समझी? जैसे आपने क्या कर दिया कि एक ऐसा इंजन डेवलप किया जो पानी से चलता है। पानी डालो, धूम मचा ले, धूम स्टाइल में एक्सप्रेस वे पे चले जाओ। ठीक है। और जितना ठंडा पानी डालोगे उतनी ज्यादा स्पीड बनेगी। तो आपने क्या कर दिया? आइस प्लांट करने वाला उसके साथ चिपका दिया, अटैच कर दिया। और जब आपको स्पीड बढ़ानी है तो टेम्परेचर कम कर दो, गाड़ी और तेज भागेगी। ठीक है। ये आपने इन्वेंट कर दिया। अब आप अपनी इस इन्वेंशन को जनता में बांट दोगे, लो भैया तुम भी चलाओ, तुम भी चलाओ? नहीं करोगे ना। समझ गया ना? यू विल चार्ज मनी फ्रॉम देम। तो जब और आपको पेटेंट मिला 100 साल के लिए, तो अगर आपका पेटेंट नया है तो यू विल गेट अनफ मनी, अबंडेंट मनी टू लेट अदर्स यूज योर प्रोडक्ट। लेकिन जब वो पेटेंट 100 साल पुराना हो जाएगा, तब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। इसीलिए हम शब्द यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। हाँ, नया तो नया इन्वेंशन होगा, उसका नया पेटेंट बनेगा। लेकिन उसी को थोड़ी बोल सकते हो कि हमने ये दोबारा क्रिया कर दिया, बिल्कुल नहीं। पेटेंट आपको तभी मिलता है जब वो बिल्कुल ओरिजिनल हो, पिछले से कोई रिलेशन ना हो उसका। हाँ, तो तुमने एक नया इंजन बना लिया, नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया, उसको नया पेटेंट करा दो, उसको बेचो फिर तुम। पुराना वाला तो खत्म हो गया। ऐसी मेडिसिन जो थी वो अब 100 साल पुरानी हो चुकी है, इसलिए वो दे आर गोइंग टू बी चीप ना, वो सस्ती हो जाएंगी आपकी। ठीक है। तो 3 चीजों को देखा, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब एक बार नोट्स की तरफ चल रहे हैं। आओ जरा एक मजेदार चीज देखते हैं। किसी के बड़े भाई बहन है क्या? बड़ा भाई बहन हो किसी का? है किसी का बड़ा भाई बहन? अरे बहुत सारे हैं। भाई है बहन? भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन। ठीक है। अब भाई तुम तो नहीं बोलूंगा मैं, तुम्हें नहीं बोलूंगा, किसको बोलूंगा? बहन किसकी है बड़ी बहन? हाँ, इसकी बहन, इसकी अपनी बहन को बोलना। तुम्हारा एग्जाम्पल लिया था हमने। ठीक है। अब आपको ध्यान होगा, आपने शायद सीरियल टीवी वगैरह देखे होंगे, जब बहन बड़ी हो जाती हैं, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी एज में जब बड़ी हो जाती हैं तो मान लो कितने साल की है आपकी बहन अभी? 20 की। अगर वो 26 की हो जाएंगे तो क्या सोचोगे आप? दीदी अब चली जा अपने घर, बोलेगा ना? नहीं, नहीं होता। लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो उम्र उनकी 26, 27, 28, 30 हो जाती है, तो माँ बाप क्या कहते हैं? चलो पुत्र शादी करते हैं। होता है ना ऐसा कुछ? नहीं होता? तो सपोज
योर सिस्टर इज परफेक्टली एलिजिबल टू गेट मैरिड नाउ। ठीक है, तो आपके पास जो लड़कों के प्रपोजल्स आएंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं? मतलब इन जनरल क्वेश्चन है, क्या देखते होंगे आप लोग? कभी सुना होगा, कभी क्या देखते होंगे? जीजू हैंडसम है या नहीं, ये देखते हैं। ठीक है, आप बताइए, अगर अपनी बड़ी बहन के लिए रिश्ता देखेंगे तो क्या देखेंगे लड़के में? एक पूंछ, दो सींग, क्या देखोगे बताओ? इधर अंजनी बताओ तो जरा, अगर आप अपनी बड़ी बहन के लिए रिश्ता देखोगे तो लड़के में क्या क्या ये लड़का पापी दहेज मांगेगा? हाँ, हाँ, अंजनी। सर पता नहीं, बस इंसान हो और ले जाओ उनको। ये कह रही इंसान हो बस, शाबाश, इंसान हो। बढ़िया। ठीक है, घोड़ा गधा ना हो बस। ये शी इज इंस्पायर्ड बाय थ्री इडियट। वो याद है ना, थ्री इडियट घड़ी वाला सीन था, गधा है, गधा है, गधा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। शी इज मतलब डाई हार्ड फैन एसी कूलर ऑफ आमिर खान। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, सबसे बड़ी बात, कमाता कितना है ना? कमाता कितना है? नहीं भाई, कमाता कितना है? अश्विन बोलेगा थोड़े हमारी जेब में भी डाल देगा। कमाता कितना है ना? चलो, दिस इज वन थिंग, कमाता कितना है। अब लड़का बोलता है कि भाई मेरी इनकम, मेरा रेवेन्यू और मेरा गेन, मैं तीन चीजें यूज कर रहा हूं। तो लड़का ये बोलता है मेरा रेवेन्यू इतना, या मेरा गेन इतना, या मेरी इनकम इतनी। क्या शब्द यूज करते होंगे वो लोग? इनकम। क्या शब्द यूज करते हैं वो लोग? इनकम। ठीक है। अच्छा, लड़का किसी टॉप क्लास मल्टीनेशनल कंपनी में, फेसबुक में, गूगल गूगल बाबा के पास नौकरी करते हैं, 20 करोड़ का पैकेज है। अश्वित कहता बल्ले बल्ले, 5 लाख भी दे दे मुझे हर महीने के तो ऐश हो जाएगी। तो 20, तो ये क्या हुआ, उसकी सैलरी हुई। क्या हुई उसकी? सैलरी। ठीक है जी, आइए, हमने बोला उसकी सैलरी जो है, उसकी सैलरी कितनी है? 20 करोड़ पर एनम है। और जो स्टैंडर्ड अश्वित ने फिक्स किया था उससे तो काफी कम है, पर फिर भी चल जाएगा, 20 करोड़ बहुत है हिंदुस्तान के हिसाब से। उसके बाद लड़का क्या करता है? एक्टिव ट्रेडर है, इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, उसने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, और साल भर में वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से 100 करोड़ और कमा लेता है। बढ़िया, वाहेगुरु दी मेहर है, इससे बढ़िया क्या मिल सकता है? और लड़का क्या करता है? मॉडलिंग भी करता है। ठीक है, शानदार, सुपर मॉडल है। ठीक है, 30 करोड़ रुपीज पर एनम का उसका। ठीक है जी, लड़का चेतन भगत का चचा है। ठीक है, राइटर भी है भाई। ठीक है, 20 करोड़ की रॉयल्टी भी मिलती है। ठीक है, अरे तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ ठीक है, चुप रहा। लड़का एमएफ हुसैन का चेला था। एमएफ हुसैन नाम है, मकबूल फिदा हुसैन, जिसकी पेंटिंग बहुत महंगी बिकती है। तो लड़का पेंटर भी है, और जब मन करे उदासी में 4-5 पेंटिंग छाप देता है, और पेंटिंग से 15 करोड़ इसके ऐसे मिल जाते हैं। लड़का नवा लियोनार्डो दा विंची हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब मुझे बताइए कि क्या है? ये लड़के की इनकम है, रेवेन्यू है, या गेन है? तो हाँ, इनकम। हाँ, क्या बोले, क्या बोले? रेवेन्यू बोले। इनकम। इनकम भी बोला कोई बच्चा? कुछ नहीं। ही इज मतलब ये तो, मैं तो हैरान रह गया, ये क्या हो रहा है भाई? है, काश ऐसा रिश्ता मेरी दीदी के लिए मिल जाए। एनीवे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ठीक है, पर खुश मत हो ज्यादा, नहीं होता इतना कुछ। तो देखिए जरा समझिए, ये ये इसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी थी। बाकी सब उसकी इंसिडेंटल अदर इनकम थी। ठीक है, रुक जाओ, रुक जाओ, हम करेंगे ना, सब पे आएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ये क्या है? सैलरी अगर हम बोले, क्योंकि असली में उसका इनकम टैक्स वगैरह वगैरह जो भी होता है वो प्रॉपर सैलरीड एम्प्लॉय वैसे था। और उसके बाद तो वो बंदा क्या था? डायनेमिक था, है ना, डायनेमिक था नेच, उसकी पर्सनैलिटी में इतने सारे गुण थे उसकी पर्सनैलिटी में। हाँ, और बता। नहीं, और नहीं बता। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया? मिस्टर
एशिया भी जीता बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है, 3 करोड़ रुपए वहां भी कमाए हैं। अच्छा जी, अरे हमें तो फिर भी हमारी दीदी इतनी लायक थी, इतना शानदार बच्चा मिला उसको। अच्छा चलो ठीक है, आइए अब जरा हटाते हैं इसको। बेटा फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आ जाओ, ये सब मजाक मजाक चल रहा था, सीरियस मत हो। चलिए देखें जरा, आइए समझते हैं। थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। दीदी को किनारे करें, जीजू को किनारे करें, और अश्विन भाई साहब को भी किनारे करें। चलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। बिजनेस को पैसा मिलता है, उसे कहते हैं रिसिप्स। क्या कहते हैं उसको? रिसिप्स। तो बिजनेस को जो पैसे का इनफ्लो हुआ उसे बोलते हैं हम लोग क्या? रिसिप्स। ये दो तरह से होती है। एक, कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब कपड़े का बिजनेस है, कपड़ा बेच के जो पैसा कमाया वो। रियल एस्टेट डेवलपर है, बिल्डिंग बेच के पैसा कमाया वो। कंप्यूटर डीलर है, कंप्यूटर को बेच के पैसा कमाया वो। तो क्या बोलते हैं उसको? रिसिप्स दो तरह की हमारे पास होती है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या? रेवेन्यू रिसिप्स। रेवेन्यू रिसिप्स। रेवेन्यू रिसिप्स, डे टू डे एक्टिविटी से जो आप पैसा कमाते हैं उसे रेवेन्यू रिसिप्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपका बिजनेस था गारमेंट का, और आपने क्या कर दिया, कुछ प्लॉट पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, और जब प्लॉट पे पैसा इन्वेस्ट करा था, उन प्लॉट्स को बेचा, तो उसको बेचने के बाद आपको क्या मिला? कुछ और पैसा मिला। सपोज आपका रेवेन्यू रिसिप्ट था मान लो 2 करोड़ का, लेकिन आपने प्लॉट वगैरह बेचा, या अपना एसेट्स जो थी बिल्डिंग पुरानी वाली बेच दी, उससे आपको कितना मिल गया? 5 करोड़ मिल गया। ठीक है, इसे कहते हैं बेटा क्या? कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स। ऐसा करके एक बड़ा मजेदार एग्जांपल बताता हूँ। हर साल ही मैं देता हूँ एग्जांपल। जब हम कभी ना जवान हुआ करते थे, हम लोग जवान हुआ करते थे, जिम जाते थे हम लोग, और जिम जाते थे उस जमाने पे ना, मैं बात से करीब 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 35 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। जिम जाते थे, तो रास्ते में जब हम आते, मैं और मेरे भाई, हम लोग भाई थे, कजन वगैरह सब जाते थे, एक साथ जाते थे एक ही जिम में, एक्सरसाइज वगैरह करके शाम को आते थे। तो वापस आने के बाद क्या करते थे? बनाना शेक पिया और अंडे खाते थे। हम रास्ते में एक दुकान के पास रुकते थे, उस बंदे का नाम था राजू लाल, राजू लाल अंडे वाला। अब ये राजू लाल अंडे वाला था, या राजू लाल अंडे वाला था? हम उससे पूछते बोर्ड ठीक करा ले भाई अपना तू, ठीक है, लाल अंडे वाला क्या होता है? ठीक है, कहता भाई साहब राजू लाल मेरा नाम है, और अंडे में बेचता हूँ। ठीक है, और उसकी उसकी भयंकर बिक्री होती थी यार, भयंकर। वो करीब करीब शाम को 6 बजे आता था, 12 बजे तक दुकान रखता था। क्या मक्खन वाले अंडे, क्या कच्चे अंडे, क्या छिले उबले अंडे, भयंकर अंडे बिकते थे उसके। हम एक दर्जन में एक टाइम पे 6 6 8 8 12 12 अंडे खाने वाले लोग खाते थे मिला के। ला भाई एक ट्रे उबाल दे, उसको लेके खाते थे हम, 4 5 होते थे हम लोग, खा पी के बराबर। हम उसके पक्के कस्टमर थे, हर रोज खाते थे। बातों बातों में बात चलती थी। हमने कहा राजू भाई तो दिन में क्या करता है? कहता कुछ नहीं। हमने कहा कुछ नहीं। तो हम थोड़ा सा होते ना, जब लड़के नए नए होते हैं तो थोड़ा दूसरों को एडवाइस ज्यादा देते हैं। हमने कहा यार कुछ काम धाम कर लिया करो, क्या दिन में खाली पड़े रहते हो? कहता बाबूजी एक दिन में 2 से 3 प्लॉट बेच देता हूँ मैं। है? क्या बेचता है? प्लॉट बेचता हूँ। अच्छा जी, और क्यूरोसिटी जागी, कितने कितने प्लॉट है तेरे? कह रहा वो अशोक नगर में 15 प्लॉट है मेरे वहां पर। भाई साहब दिन में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। ठीक है, तो मैंने कहा ये, कह रहा शाम कट जाती है अपनी आप जैसे से बात कर करके। तो भाई साहब उसका अंडा तो साइड बिजनेस था, असली बिजनेस क्या था? प्लॉट। और उससे भी उस जमाने में 2 3 हजार रुपए तो वो ले जाता था, 30 35 साल पहले, हर 2 3 हजार के अंडे तो। जब एक अंडा जो है मतलब कितना, 10 रुपए में, 10 10 रुपए में एक ऑमलेट मक्खन वाला 2 अंडों का बढ़िया वाला मिल जाता था, तब भी वो 3 4 5 हजार रुपए रोज का ले जाता था। अच्छा एक दिन बड़ा उदास था, पूछा भाई क्या हुआ? कह रहा बिक्री कम हुई। मैंने कितनी? कह रहा 8 हजार ही हुई है अभी तो। खाएगा क्या 8 हजार? 8 हजार लोगों को सैलरी नहीं मिलती है। एनीवे तो जरा समझिए, ये राजू लाल अंडे वाला दो काम करता था। एक क्या करता था? अंडे बेचता था। और एक क्या करता था? अगर मैं बोलूं कि अंडा बेचना उसका प्रिंसिपल बिजनेस है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी हुई भाई?
अंडा बेच के रेवेन्यू रिसीव हुई। और अगर मैं बोलूं क्या, और अगर मैं बोलूं क्या कि प्लॉट बेच के जो पैसा कमाया वो कौन सी रिसिप्ट हुई? कैपिटल रिसिप्ट हुई। तो जो कोर एक्टिविटी से पैसा कमाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो नॉन कोर एक्टिविटीज है, अदर देन दैट आप करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, जरा देखें कि हमने नोट्स में क्या लिखा है। ठीक है भाई, सबको ध्यान रखेंगे, है ना? चलो देखते हैं। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, it refers to the amount received or receivable in the normal course of business. Amount received from sale of goods or services और revenue receipts are recurring in nature. अंडे तो रोज बिकेंगे भाई, और प्लॉट भी रोज बिकेगा क्या? बिल्डिंग भी रोज बिकेगी क्या? नहीं बिकेगी ना। वो इंसिडेंटल होते हैं, कभी कभी होने वाले होते हैं। ठीक है, दिस इज देयर। जैसे मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कमीशन फीस रिसीव्ड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू रिसीव्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब एक्सक्यूज मी हमारे। सर, हाँ जी बेटा बोलो। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या होता हाँ है? मैं बताता हूँ, देखो आपने किसी को लोन दे रखा है और आपने बोला हर महीने मुझे 1% देगा, तो रेगुलरली यू विल गेट इंटरेस्ट और नॉट। यस सर। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, तो कंपनी क्या करती है? हर तीसरे महीने में, हर छठे महीने में, हर साल में आपको क्या देती है? डिविडेंड देती है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो ये ओके। रेवेन्यू नेचर के होते हैं, रिकरिंग। जैसे मान लो आप एक इन्वेस्टमेंट फर्म हो, तो आपने क्या कर रखा होगा? अलग अलग कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा ना, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। सो इट इज व्हाट? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। गॉट इट? रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगा। चलो अब जरा कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में पढ़े भाई, जरा देखें क्या लिखा है। Capital receipts refers to the amount received or receivable against transactions which are not revenue in nature. Amount received from sale of assets like machinery, furniture, land, या फिर लोन ले लिया आपने किसी से, ये सब क्या कहलाती हैं? आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती हैं। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएंगी। आपने लैंड बेच लिया, और रोज थोड़ी बेचोगे लैंड। आपने मशीनरी बेच ली, आपने कंप्यूटर बेच लिया, तो जो आपकी एसेट्स है उनको, जो रीसेल के लिए नहीं थी, रीसेल करके बेच दिया, वो आपके लिए क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं, कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगी। जैसे एग्जांपल, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय प्रो। अच्छा सुनो, आपके मालिक ने आपके बिजनेस में जो कंट्रीब्यूट किया वो कैपिटल है, रेवेन्यू रिसिप्ट तो नहीं है ना, वो कैपिटल रिसिप्ट है आपके लिए। ठीक है, आपने किसी से 20 साल के लिए लोन ले लिया, इज इट योर रेवेन्यू रिसिप्ट? नहीं, वो आपके लिए क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। सॉन ठीक है, गॉट इट? आगे चलते हैं। तो आपने रिसिप्ट पढ़े, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा? कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, चलो एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि दूसरा एग्जांपल में थोड़ा टाइम लगेगा, तो दैट विल नॉट टेक टाइम। अच्छा जरा समझिए, परचेजेस किसे बोलेंगे हम, बताइए। डोंट लुक एट द नोट्स, सिंपली बताइए। नोट्स नहीं देखो बेटा, परचेजेस किसे बोलते हैं बताइए? बाइंग गुड्स फॉर रीसेल। मेरा कपड़े का बिजनेस है, मैं पैंट शर्ट टी शर्ट वगैरह खरीद के लाता हूँ, और क्या करता हूँ? रीसेल कर देता हूँ। मेरा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैं कपड़ा खरीदता हूँ, पैंट शर्ट टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ, सेल कर देता हूँ, तो वो परचेजेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परचेजेस। अच्छा, आपने सामान खरीदा, आपको पसंद नहीं आया, दैट इज नॉट मीटिंग योर एक्सपेक्टेशन, वापिस कर दिया, तो क्या बोलेंगे? परचेजेस रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परचेजेस रिटर्न, या फिर रियाना, रियाना ना, परचेजेस रिटर्न बोलेंगे। अच्छा सुनो, आपने सामान वापस कर दिया, आपको पसंद नहीं आया, तो आपके पास से सामान बाहर गया ना, आउटवर्ड शब्द यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसे? रिटर्न्स आउटवर्ड, या फिर परचेजेस रिटर्न। सिमिलरली, व्हाट्स योर नेम? उदय। आपने सामान क्या कर दिया? बेच दिया किसी को, आपने पड़ोसन को सामान बेचा, ठीक है, उसे पसंद नहीं आया, उसने आपको वापस कर दिया, तो क्या कहलाएगा?
सेल्स रिटर्न कहलाएगा। अब हमने सामान बेचा था, वापिस आया, तो क्या शब्द यूज करेंगे उसके लिए? रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड। और परचेज रिटर्न के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? रिटर्न आउटवर्ड। गॉट इट? तो कंफ्यूज नहीं होना, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों टर्म्स होती हैं। अच्छा, और आगे चलें थोड़ा सा। हाँ, एक और चीज आती है आपके पास, क्या? गुड्स। किसको बोलेंगे गुड्स? यस, अगेन मटेरियल, समथिंग विच यू परचेज्ड फॉर रीसेल। गारमेंट का बिजनेस था, गारमेंट आपके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। आपकी क्या है? एक शोरूम है वॉच का, वॉच आपके लिए क्या है? गुड्स है। आपका शोरूम है एचपी का सेंटर, एचपी का सेल्स सेंटर आपके पास है, शोरूम है। तो एचपी के लैपटॉप क्या है आपके लिए? कंप्यूटर क्या है? गुड्स है। आप एक रियल एस्टेट डेवलपर हो, सुपरटेक के मालिक हो, तो वो जो बिल्डिंग, पेंट हाउस, दुकानें, वो आपके लिए क्या है? गुड्स है। समझ रहे हो? तो गुड्स मेरे लिए गुड्स है, सामने वाले के लिए क्या हो सकती है? एसेट्स हो सकती है। लेकिन हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। हमारे लिए क्या है? हमें उस पर ध्यान देना है। ठीक है, मैंने कंप्यूटर खरीदा रीसेल के लिए, गुड्स है। मैंने कंप्यूटर खरीदा यूज करने के लिए, एसेट है। सुनो, मैंने कंप्यूटर खरीदा बेचने के लिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और मैंने कंप्यूटर खरीदा यूज करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझे? रिवेन अब लेकिन एक्सपेंडिचर में मैं भी आया नहीं, तो एक्सपेंडिचर को मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जैसे होता है ना चैप्टर में, पहले 1 2 3 4 ऐसे नहीं लेके चल रहा। इफ थिंग्स आर रिलेटेड तो मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। अगले डिस्कशन में मैं, अच्छा चलो एक बार देखिए कि हमने शीट के कौन कौन से पार्ट को कर लिया। देखिए, हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स पहले ही पढ़ लिया था, फिर हमने अकाउंट पढ़ लिया था, कैपिटल पढ़ लिया था, ड्राइंग्स पढ़ लिया, लायबिलिटीज पढ़ लिया, कंटीजेंट लायबिलिटीज पढ़ लिया, एसेट्स पढ़ लिया, नॉन करंट, करंट, टेंजिबल, इंटेंजिबल पढ़ लिया, फिक्टिशियस एसेट्स पढ़ लिया, और रिसिप्ट्स पढ़ लिया आज। ठीक है, एक्सपेंडिचर अभी नहीं पढ़ा है मैंने, और एक्सपेंसेस अभी नहीं पढ़ा, ये मैं बताऊंगा आपको। इनकम प्रॉफिट ये भी बाद में, लॉस, परचेजेस पढ़ लिया, परचेज रिटर्न पढ़ लिया, सेल्स पढ़ लिया, सेल्स रिटर्न पढ़ लिया। रेवेन्यू पे मैंने अभी डिस्कशन नहीं किया। आई एम ऑन पेज नंबर 6 नाउ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, गुड्स हमने पढ़ लिया, स्टॉक अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, कॉस्ट, वाउचर, ये नहीं पढ़ा है। ठीक है, और कोई बात नहीं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई एम वाइंडिंग अप टुडे। और आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको जो आपको ये नोट्स दिए हैं, सिर्फ एक बार इसको पढ़ना है ढंग से, सिर्फ इसको पढ़ेंगे। और आपके पास टेक्स्ट बुक आ गई होगी, खरीद ली होगी टेक्स्ट बुक आप लोगों ने, उसको भी पढ़ के देखें कि कितनी चीजें रिलेट करते हैं, कितनी नहीं रिलेट करते हैं। ठीक है, और स्कूल में अगर कोई डिस्कशन होता है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, इससे आपकी जो नॉलेज है वो क्या होगी? एनहांस होगी। ठीक है, लेकिन नो आर्ग्यूमेंट विद योर टीचर, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट आपने नहीं करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अंजनी, Diti and Ishita. Okay, bye. Have a good night.